हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का फिर से स्वागत है फिजिक्स चैनल पर। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर चल रहा था, तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं थ्योरी बेस्ड। अब अगर एनसीईआरटी पैटर्न पर देखा जाए तो उस बेस्ड पे मैंने पहली यूनिट आपकी पहला चैप्टर जो उसका था वो कंप्लीट कर दिया है। अब आगे से उसके न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करवाना, हालांकि उनका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बताना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोग डायरेक्ट पढ़ करके नहीं समझ सकते, तो उनको हम सॉल्व करा रहे हैं डायरेक्ट। देखिए उनको, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है उन कैसे कैसे होते हैं देखिए। बुक्स अगर होगी आप लोगों के पास या कहीं ना कहीं पुराने स्टूडेंट जो हों उनसे ले लीजिए, अगर ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को बोल रहे हैं और साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं उनका। जैसा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा एयर में 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो चार्ज रखे गए। एक है 2 × 10 की पावर -7 कूलम और दूसरा कह रहा है 3 × 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी कहा? दूरी कहा 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बना लो, 10 की पावर -2 से गुणा कर दे मीटर। ये R हो गया, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। कहा गया, इसने कहा कि उनके बीच में कितना बल लगेगा। तो फोर्स निकालना, तो यह बराबर K Q1 Q2 अपन R²। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 हो गया 2 × 10 की पावर -7, Q2 हो गया 3 × 10 की पावर -7। दूरी कितनी हो गई? इनका स्क्वायर कर दीजिए, 30 × 30 × 10 की पावर बना -4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। पावर ट्रांसफ़र कर लेना और बाकी जो संख्याएँ लिखी इनकी गुणा भाग कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल था। इस बेस क्वेश्चन जो है पहले बात भी हो चुकी थी, इसमें तो कुछ नहीं था। अच्छा हाँ, कैसा फोर्स होगा? तो दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से डायरेक्शन आप बोल सकते हो, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक, सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन में कहा कि 0.4 माइक्रोकूलम का 0.4 माइक्रोकूलम आवेश को किसी छोटे गोले पर, एक दूसरा गोला है उस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। मतलब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, एक पॉइंट चार्ज है, इस पर आवेश दिया गया 0.4 × 10 की पावर -6। माइक्रो था, उसको कूलम में बदल लिया। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे आवेश पर कितना फोर्स ये लगा रहा है, तो दूसरे पर बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। अच्छा, तो दूसरा आवेश है कितना? तो दूसरा आवेश भी दे रखा है, इसने कहा 0.8 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6 हो गया। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी आपको R निकालनी, वही पिछला फार्मूला, यह बराबर K Q1 Q2 R²। यहाँ से आप R निकाल लेना। ठीक, सॉल्व हो जाएगा, अपने आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि दूसरा गोला, मतलब पहले ने अगर इस पर इतना बल लगाया तो दूसरे ने पहले पर कितना? तुमने बताया था कि कूलम के नियम में जो बल लगते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। मतलब अगर पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा तो दूसरा वाला भी पहले पर उतना ही बल लगाता है। मतलब नेट बल हमेशा उनके बीच में 0 होता है। तो दूसरा वाला पहले पर कितना लगाएगा? 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट में देखिए, तीसरे में क्या कहा। तीसरे क्वेश्चन में कहा है, जांच करके सुनिश्चित कीजिए, एक राशि लिखी हुई है K² G ME और MP। ये विमाहीन राशि है और इनका अनुपात जो होता है वो होगा कितना, मतलब इनकी वैल्यू भी कितनी होगी। तो विमाहीन देखो, डायरेक्ट आप ऐसे चेक कर लीजिए जैसे बता रहे हैं। वहाँ पर सोल्यूशन अलग प्रकार से, यहाँ पर अलग। देखिए, जैसे अगर मान लो एक P और E लिखा है, ये P से मतलब प्रोटॉन, E से मतलब इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? +E। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? -E। कुछ दूरी पर रख दो, कितनी दूरी पर? R। तो बल कितना लगा? तो जो वैद्युत बल होगा Fe से लिखेंगे K Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर, समीकरण 1 हो गई। मतलब चार्ज की बात की। अब अगर मान लो इनके द्रव्यमान की बात करें, मतलब ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब Me से द्रव्यमान लिख लो। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगा? तो Fg = G m1 m2 बटा दूरी का स्क्वायर, समीकरण हो गई 2। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो Fe/Fg, R² कैंसिल, तो बचा कितना? Ke² G MP Me। अब देखो, दो बलों का अनुपात जो है वो ये था, ये जो दिया गया था क्या था? 2 प्रकार के बलों का अनुपात था।
एक कौन सा बल है, एक वैद्युत बल है, दूसरा कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। कह रहा विमाहीन राशि है, तो विमाहीन तो आप डायरेक्ट दिखा सकते, ये भी फोर्स है, डायमेंशन क्या बनी MLT-T-2, इसकी भी डायमेंशन कितनी बनी MLT-2, तो कैंसिल हो गए, तो डायमेंशन कितनी आ गई, कुछ नहीं मतलब एक आप लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो विमाहीन राशि हो गई। अब इसका मान कितना होगा, वैल्यू निकालनी, तो देखो वैल्यू निकालने में क्या करेंगे आप, सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए आगे, इसी फार्मूले में देखिए के की वैल्यू कितनी, तो के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 × 10⁻⁻19, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, उनको रखिए, बटे में कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31। अब इसको हल कर लेना, लगभग 10⁻31 के आसपास आएगा। तो कौन कौन चीज़ें, Fe/Fg। अब देखिए Fg अगर इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो Fe मतलब 2.29 इंटू लगभग कुछ बनेगा ऐसे, तो कितना बनेगा 2 × 2.29 10⁻31 इंटू क्या बन गया Fg। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो रेशियो आया इतना आया, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 न्यूटन कर दें, Fg को कितना कर दें 1 न्यूटन, तो ध्यान से देखो Fe जो होगा वो इतने न्यूटन बनेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन भी एक बार अभी पिछली बार टेट में पूछ लिया गया था कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का बल कौन सा है, तो सबसे हल्का बल कौन सा होता है, मतलब कौन सा कमज़ोर बल है, तो वीक जो फोर्स होता है कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो कमज़ोर होते हैं। मजबूत कौन से है, तो वैद्युत बल मजबूत हो गए, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर अगर 1 न्यूटन है, यहाँ क्या हर जगह पर अगर ये 1 न्यूटन हो जाए तो वैद्युत बल उस केस में इतने गुना बनेगा, ठीक। तो इनका रेशियो जो होगा वो इतना बना जा करके, इसको आप हल कर लेना अपने आप से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा कि किसी वस्तु पर आवेश वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इसका मतलब क्या है, तो क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि हम किसी भी वस्तु को, शुरुआत में बताए थे क्वांटाइजेशन क्या होता है, किसी वस्तु को हम जितना चाहें उतना आवेश नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होता है हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है, वो भी प्लस माइनस के साथ। इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश अगर क्वांटीकृत, उसका मतलब ये होता है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहें उतना आवेश हम नहीं दे सकते। हाँ ये है, कैसे आवेश दोगे, हमेशा ई का पूर्ण गुणज दोगे। यहाँ एन क्या होगा, एन की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 और कहाँ तक 100,000 कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार से होता है। तो क्वांटीकरण का मतलब यही होता है कि हर एक वस्तु पर हमेशा आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज, ये मूल आवेश है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। फिर क्या कहा गया, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे करते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर कैसे होगा। अगर बड़े पैमाने की बात हो तो उस केस में जो भी किसी वस्तु पर आवेश बनेगा ई का पूर्ण गुणज तो होगा, लेकिन एन की जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक। मूल आवेश की तुलना में जो होगा एन का मान जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा उस केस में आवेश हमको सतत रूप से दिखाई देगा, ठीक। तो क्वांटीकरण जो होगा बड़े पैमाने पर एक समान रूप से माना जाता है, सतत रूप से ही, कंटिन्यूस रूप से माना गया है। क्यों, क्योंकि उस केस में एन जो होता है, एन की वैल्यू, मूल आवेश एन की वैल्यू जो होगी बहुत अधिक हो जाती है, ठीक, बड़े पैमाने पर। तो बी ऑप्शन भी हो गया इसका। नेक्स्ट में देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो शुरुआत में हमने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें समझाई थी उसी पर बेस्ड हैं। अगले में क्या कहा, 5वें में, इसमें कहा जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना जो है अन्य वस्तुओं में भी ऐसा हो सकता है। अब स्पष्ट कीजिए प्रेक्षण आवेश संरक्षण से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इसने कहा कि कांच की छड़ को, ये मान लो कांच की छड़ किससे रगड़ा गया, रेशम के धागे से, तो दोनों पर कहा आवेश आ जाता है। पहले क्या है, पहले दोनों है न्यूट्रल, उदासीन है। अगर उदासीन है तो इनिशियल आवेश कितना बना, 0। उदासीन का मतलब है इन दोनों पर नेट आवेश कितना है, 0। तो पहले का चार्ज कितना हो गया, 0। अब अगर हम दोनों को रगड़ते हैं, ये क्या है, आवेशन के पहले की बात।
आवेशन के बाद क्या होगा, जब इनको रगड़ेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इसमें, किसमें, रेशम के धागे में। तो अगर मान लो यहाँ से Q आवेश इस पर आया तो इस पर जो भी आवेश बना माइनस Q हो गया, तो इस पर कितना हो गया, प्लस Q हो गया, क्योंकि जितना आवेश इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा वो वस्तु, और इससे जितना निकल गया उतना ही वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब अगर हम Q फाइनल चेक करें कितना बना, तो इस पर कितना है प्लस Q, इस पर कितना माइनस Q, तो नेट कितना हो गया, 0। अब ये क्या है, ये आवेशन के बाद और ये आवेशन के पहले। रूल क्या है, आवेश संरक्षण का नियम ये है कि आवेशन के पहले का आवेश और आवेशन के बाद का आवेश दोनों बराबर होने चाहिए, इसी को आवेश संरक्षण कहते हैं। तो इनिशियल क्यू आई इज इक्वल टू क्या बन गया, क्यू फाइनल। ठीक, इनिशियल चार्ज मतलब बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग पे जो चार्ज बनेगा वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया आवेश संरक्षण के पास। नेक्स्ट में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 6, 4 बिंदु हैं और उन पर इतने इतने मतलब 4 बिंदु आवेश हैं इतने इतने, और कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के शीर्ष पर रखे गए हैं। एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, और हर कोने पर कितना कितना चार्ज रखा गया, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, अगले पर कितना है -5 माइक्रोकूलम, अगले पर कितना कहा 2 माइक्रोकूलम, और अगले पर -5 माइक्रोकूलम, -6 कूलम। अब कह रहा है कि अगर केंद्र पर 1 कूलम आवेश रख जाए, सेंटर पर कितना 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा जाए, तो बताइए सेंटर पर कितना बल लगेगा। अब चेक कर लो, देखो बल का जो फार्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे अगर इस इनके विकर्ण मिला लो, यहाँ पर अगर आप फोर्स निकालो तो कितना बना है इसके बीच में, देखो ये वाली दूरी जो होगी 10√2 होगी। कैसे जो बताए थे, अगर ये a है तो ये a होगी, तो ये √2a होगी, तो आधी कितनी a/√2 हो जाती है, वही तो 10 सेंटीमीटर 10/√2 बन गया। अब इसके बीच में अगर बल चेक करो तो Q1 Q2 मतलब 2 गुणे 1, दूरी कितनी ये बनी। अब ये वाला इसको क्या करेगा, ऐसे दूर भगा देगा, मतलब जो भी बल लगा, मान लो F1 हो गया, वैल्यू कितनी हो गई Q1 Q2 और दूरी ये। इसको चेक करो तो ये इनके बीच में कितना बल लगा, तो Q1 Q2 देखो दोनों जैसे जितना आवेश यहाँ था उतना यहाँ पर भी, और दूरी कितनी 10√2, तो इसकी वजह से F2 लग गया इधर। अब F1 F2 क्या होंगे, F1 और F2 परिमाण में बराबर, तो नेट इनका कितना बना, तो नेट जो आएगा इनके बीच का वो कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि आवेश बराबर दूरी बराबर दिशा विपरीत, 0 हो गए। यहाँ पर चेक करो, ये माइनस वाला इसको ऐसे आकर्षित किया, ये माइनस वाला एक को इधर आकर्षित किया, Q1 Q2 दूरी, Q1 Q2 दूरी, यहाँ पर भी बराबर, तो नेट कितना बना 0। तो सेंटर पर बल कितना लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्योंकि आवेश बराबर है, दूरियाँ बराबर हैं, इसलिए नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, हालांकि इसका सोल्यूशन आप सभी को सब जगह मिल जाएगा, बुक्स में कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं बताना ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको एक विद एग्जांपल हम बताएंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है, पढ़ोगे तो ऐसा नहीं तैयार नहीं होता, पढ़ने पर क्या होता है तुरंत पता हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद भूल भी सकते हो। नेक्स्ट में देखो क्या कहा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र एक संतत वक्र होती हैं, अर्थात ये कभी भी एकाएक टूट नहीं सकते, ऐसा क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती कह रहा है कि एक प्रकार की वक्र हैं, तो बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना हो तो कैसे, ऐसे बनी मान लो ये। अब अगर स्पर्शी हमको इस पर खींचते हैं तो क्या बताती है, नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने लगती है। अगर मान लो कह रहा है कि ये टूट क्यों नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई वैद्युत बल रेखा कहीं से टूट गई तो टूट जाएगी, तो वहाँ पर क्योंकि वैद्युत बल रेखा जो होती है हमेशा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल दोनों बताएंगे। अगर कोई पूछे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी दर्शाती हैं और वैद्युत बल की दिशा भी बताती हैं दोनों बातें आप बताएंगे। अब कह रहा है कि अगर ये टूट क्यों नहीं सकती, तो अगर टूट गई तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, ऐसा असंभव है, ठीक। तो यही वजह है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं टूटती, ठीक है।
तो क्यों? क्योंकि अगर टूट जाएंगी तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो नहीं होगी, ठीक, ऐसा असंभव है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। फिर दूसरे में क्या कहा, ये ए ऑप्शन था। बी में क्या कहा कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, ये भी बता चुके, क्योंकि क्रॉस कर देंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी ऐसे, और दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी तो दो वैद्युत क्षेत्र बन जाएंगे, दो वैद्युत क्षेत्र बनेंगे और दो वैद्युत बल भी बन जाएंगे, F1 और F2 दोनों बताने। तो दो वैद्युत क्षेत्र दो वैद्युत बल हो जाएंगे, जो कि ऐसा असंभव है। तो कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट में देखिए 8वें में, 8वें में कहा दो चार्ज रखे गए, ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, -3 माइक्रोकूलम, और ये कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलम। अब कहा क्या है, इनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। फिर कहा इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सेंटर पर, यहाँ पर बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब ये दूरी कितनी बनी, 10, ये भी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी वजह से हम E1 मान लें और इसकी वजह से E2 मान लें, तो E1 जब लिखोगे तो KQ/R² लिखोगे, जितना Q यहाँ पर उतना ही Q यहाँ पर, जितनी दूरी 10 यहाँ लोगे उतनी दूरी 10 यहाँ लोगे। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब कहने का ये है E1 और E2 जो होंगे वो दोनों बराबर ही आएंगे मान में, क्यों? क्योंकि Q और R बराबर हैं। अब हम ये देख लें दिशा किधर होगी, तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। देखो, इस माइनस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस की तरफ होगी, ऐसे E1 हो गया। इस प्लस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो दूर होगी, ऐसे E2। दोनों की वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो गई, तो जो भी E नेट बना वो क्या बना, E1 प्लस E2 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक दिशा में। चूँकि हमको पता है कि E1 और E2 परिमाण में बराबर होंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 2E की वैल्यू KQ/R²। K का मान आपको पता है, Q कोई भी एक रख लीजिए चिन्ह छोड़कर। दूरी कितनी बनी, 10 सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, 10 × 10⁻² से गुणा करके मीटर में, फिर यहाँ रख लेना, आंसर हो जाएगा। दिशा किधर होगी, तो दिशा माइनस की ओर होगी, ठीक, ये हो गया। फिर इसी में क्या कहा, अगर कोई इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ई नेट होगा किधर, तो ई नेट माइनस की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर होगी ई, ठीक, ई की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की ओर है यहाँ पर। फिर कह रहा है बी ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन था, बी में कहा कि अगर 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम का कोई परीक्षण आवेश, ऋण परीक्षण आवेश, मतलब Q0 की वैल्यू दे रखी है, माइनस परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते हैं, 1.5 × 10⁻⁻9 कूलाम, ये आवेश कहाँ रख दिया जाए, यहाँ पर मध्य बिंदु पर। तो कह रहा बताओ कितने बल का अनुभव करेगा। तो अगर इसको यहाँ रख दिया आपने तो फोर्स कितना लगा, तो जो भी फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F = EQ0 हो जाएगा, क्योंकि बल बराबर वैद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, क्योंकि हमको नेट ई कौन सा है, तो ई नेट होगा जो आप निकाले हो, क्योंकि उस ई नेट पर यह Q बल लगाना शुरू कर देगा, उसी की हमको गणना करनी है। अब यहाँ पर जब वैल्यू रख के आप निकालेंगे तो मान आएगा इसका माइनस में। माइनस क्या दर्शाएगा, माइनस यहाँ पर यह दर्शाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो वैद्युत क्षेत्र है माइनस की ओर, तो बल किधर लगेगा, तो बल लगेगा प्लस की ओर। बस माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पर यही होगा। मान आप निकाल लेंगे, जो यहाँ से आंसर आएगा उसको इस परीक्षण आवेश से गुणा कर दीजिए, फोर्स की वैल्यू हो गई न्यूटन में। अब डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, उल्टा होगी। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। कोई एक सिस्टम बनाया गया है, x डैश, y बाहर और y डैश अंदर, इसको हमने मान लिया z और ये मान लिया z डैश, या ऐसा समझिए आप 3D पूरा स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से, ठीक। अब इसमें क्या कहा, एक सिस्टम दिया गया, वहाँ पर दो चार्ज दिए गए, एक दोनों आवेश बराबर हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन मतलब चिन्ह जो है विपरीत हैं, उनकी दूरियाँ दे रखी हैं। अब दूरी जो दे रखी है वो 0,0,15 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है, तो x0 y0 z है, तो मतलब z अक्ष पर तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये z हो गया, तो ये कौन सा बन गया, z डैश। तो पहला पॉइंट इसी पर शो कर देता है क्योंकि z वाला बिंदु कहा है। यहाँ पर आवेश कितना कहा, तो इस पर आवेश कहा 2.5 ×
-7 कूलम, तो दूसरा यहाँ हो गया कितना -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ये दोनों आवेश हो गए। यहाँ का जो पॉइंट है ये कितना कहा, ये कह रहा है कि 0,0, -15 सेंटीमीटर, और अगला यहाँ का जो पॉइंट है कह रहा है 0,0, +15 सेंटीमीटर। ऐसा करो, इसको नेगेटिव कर दीजिए, इसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि चित्र बना रहे हो तो फिर सही बनाओ। तो ये डिस्टेंस प्लस में हो गई और ये वाली कैसे हो गई, माइनस में हो गई। ठीक, ये हो गए। अब कह रहा है निकाय पर बताइए, इस केस में कुल आवेश बताओ कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो टोटल चार्ज अगर कहा जाए क्यू नेट, तो क्यू नेट जो होगा यहाँ पर कितना है देखो, -2.5 × 10⁻⁻7, यहाँ चिन्ह के साथ लिखिए × 10⁻⁻7, तो नेट चार्ज कितना आया 0, तो कुल आवेश 0 हो गया। अब कहा इसमें बताइए द्विध्रुव आघूर्ण कितना बनेगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P पूछा है, तो P अगर हम निकाल रहे हैं तो P = क्या होता है, Q × 2L। Q का मतलब कोई एक आवेश 2L इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच दूरी ये कितनी है देखो 15, ये भी कितनी बनी 15, तो टोटल 2L कितना बना 30 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 से गुणा कर दीजिए, मीटर हो गया। तो Q की वैल्यू हो गई, Q बना 2.5 × 10⁻⁻7, 2L कितना बना 30 × 10⁻⁻2, गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये डेसिमल हटाओ, एक जीरो काट दो, गुणा कर दीजिए, पावर इकट्ठा कर लीजिए, यूनिट कूलम मीटर स्क्वायर। एक तो ये तरीका होगा डायरेक्ट। अब एक चीज़ और इसमें समझने लायक है क्या, पहली बात देखिए क्वेश्चन जो है 3D में है, तो अगर 3D में है तो फिर उसको 3D के फॉर्म में ही आंसर देना चाहिए। कैसे, अगर इसको हम O मान लें, इसको A मान लें और इसको B मान लें पॉइंट, क्योंकि 3D में तो फिर 3D वाले जो निरूपित करने वाले सदिश होते हैं वो भी यहाँ पर होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, OA = बना 15K कैप, क्योंकि IJK ये K बन गया। OB कितना बना, स्थिर सदिश लिखते हैं सबका, तो कितना बना -15K कैप। अब अगर हम मान लो यहाँ से 2L अगर निकालें, तो 2L है क्या, 2L जो भी होगा वो इनके बीच की दूरी होगी। तो क्या लिख सकते हैं 2L को हम B × A। इसको लिखने का तरीका, जो बाद में उसको पहले और जो पहले उसको बाद में, तो इसको लिखने का तरीका होता है OA वेक्टर -OB वेक्टर। OA कितना हो गया 15K और OB कितना -+15K, तो जोड़ दोगे कितना आएगा 30K। अब ये 2L बना, चूँकि 2L जो भी यहाँ पर ले रहे हैं 2L को हम R लिख रहे हैं, वेक्टर R। ये वेक्टर R इतना आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें हम, परिमाण अगर निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएगा, वो 2L कहलाएगा। वो कितना बनेगा, वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर बना लो, 30 × 10⁻⁻2 से गुणा करके। अब लाओ वैल्यू, तो P = Q × 2L। Q की वैल्यू कोई एक और 2L हो गया। ये इस तरीके से लगाना चाहिए अगर 3D में है तो। हालांकि सही वो भी है, सही ये भी है, लेकिन अपने हिसाब से। अगर 12th पढ़ रहे हो, 12th में स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग अगर हो रही है तो फिर आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि आपके कोर्स का ही तो है सब चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। कूलम मीटर मतलब द्विध्रुव आघूर्ण P दिया है। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है इतना, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर संरेखित, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ये E हो गया। कितना E दे रखा है, तो 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अब P की डायरेक्शन जो इससे 30 पर है, तो P मतलब ऐसे होगा। फिर तो ऐसे अगर बना, इसका मतलब -Q यहाँ है और +Q यहाँ है, तभी तो P ऊपर बना ऐसे। ये P हो गया, ये डाइपोल बन गया। एंगल कितना बना इनके बीच का, 30 हो गया। P की वैल्यू दे रखी सवाल में, P बराबर कितना, तो P की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। अब इसमें कहा है बताइए टाउ कितना होगा, तो टाउ बराबर P sin 30, इनके बीच का कोण। इसको सॉल्व कर, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी जगह पर 1/2 कर लेना, वैल्यू रख के गुणा कर लीजिए। ठीक, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन × मीटर। टॉर्क जो होता है टाउ बराबर F/d, यहाँ से न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की दृष्टि से। 11 में क्या कहा, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन के टुकड़े में इतना ऋण आवेश आ गया। मतलब पॉलीथीन के टुकड़े में कितना ऋण आवेश आया, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, इतना चार्ज आ गया। ऊन से किसी पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा गया तो वो ऊन से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, पॉलीथीन के टुकड़े में आ गए, इतना चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन गए इसका मतलब चार्ज गया। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो Q = यानी N = क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, E की वैल्यू 1.6 10⁻19। इसको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये पहला हो गया। दोबारा मैं क्या कहा कि अगर क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहद का स्थानांतरण हुआ। सनहद क्या होती है, इसको कहते हैं क्या द्रव्यमान भी ट्रांसफ़र हुआ। सनहद को मतलब क्या समझेंगे, द्रव्यमान। तो क्या द्रव्यमान भी ट्रांसफ़र हुआ। तो मैंने बताया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन गया तो इतना द्रव्यमान भी ले गया, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ। तो कह रहा है कितना हुआ, तो स्थानांतरित द्रव्यमान जो होता है, ट्रांसफ़र जो मास होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से आएंगे, वो यहाँ रख लेना। इलेक्ट्रॉन का मास सामने लिखा है, यहाँ गुणा कर देना, आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर। ठीक, सॉरी, कितना द्रव्यमान ट्रांसफ़र हुआ। तो ये भी हो सकता है, सॉल्व कर लेंगे आप, क्योंकि पर शुरुआत हम बता चुके हैं फार्मूले को। नेक्स्ट में देखिए, इस बेस्ड भी क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन शुरुआत में कराए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं। अब देखो गोले अगर हैं तो उन पर वैद्युत बल, इस गोला है तो गोले पर वैद्युत बल नहीं लग सकता। हाँ लग सकता है तब जब ये पॉइंट नुमा हो। पॉइंट नुमा का मतलब इनकी त्रिज्याएँ कितनी हो जाए, 0 हो, तब की बात है। खैर आगे कहेगा तो ठीक, नहीं कहेगा तो फिर मान लेना अपने आप से, क्योंकि कल ही लास्ट वाले क्लास में हमने बताया था कि हम अपने कोर्स में हमेशा छोटे गोलों की बात होती है बस। क्या कहा कि A और B 2 गोले हैं, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो R बराबर कितना हो गया, 50 × 10⁻² मीटर। दोनों पर आवेश दे रखा है कितना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अगले पर भी कितना है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। दोनों पर बराबर आवेश है। तो कह रहा है कि बताइए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा अगर इनकी त्रिज्याएं नगण्य हैं। बात आ गई नगण्य की, तो बल कितना लगा, तो F बराबर K Q1 Q2/R²। यहाँ से आप निकाल लेंगे मान, ये पहला आंसर। यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। K की वैल्यू मालूम है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, दूरी ये हो गई, आप सॉल्व कर लेना यहाँ से। फिर B ऑप्शन में क्या कहा, इसके B ऑप्शन में कहा कि अगर प्रत्येक गोले के आवेश को 2 गुना कर दिया जाए और दूरी आधी कर दी जाए, तो अब बताओ बल कितना लगा। मतलब कहने का ये है, आवेश को कितना कर दिया जाए, 2Q1, इसको भी कितना कर दिया जाए, 2Q2, दूरी पहले की आधी कर दी जाए। मतलब यहाँ थी कितनी, R का आधा, तो आधा करोगे मतलब R/2, स्क्वायर करना पड़ जाएगा तो कितना बनेगा, R²/4 हो जाएगा। तो R² कितना आया, 4। ये 4 ऊपर है, 4 चौके बन गए 16 के Q1 Q2/R²। ये नया बल हो गया F'। अब ये वाली वैल्यू आप पहले यहाँ से निकाल चुके होंगे, देखो तो वो वाला मान यहाँ लिखना, मतलब 16F हो जाएगा। तो जो भी बाद का बल होगा पहले का 16 गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ वाला जो मान आपका आएगा वो यहाँ रख के गुणा कर देना, आपको पता चल जाएगा कितने गुना बल हो गया। नेक्स्ट में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है टच कराने वाला, और टच कराने वाला क्वेश्चन जो है आपको हम करा चुके हैं, इसको आप होमवर्क के तौर पे अपने आप से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सेल्फ से ट्राई करना अपने आप से, ठीक, नहीं लगा तो बताना। 14 नंबर में क्या कहा, 2 प्लेट दे रखी, ये भी आपको पहले ही करा चुके क्वेश्चन। एक प्लस प्लस और दूसरी माइनस माइनस, इसमें माइनस चार्ज है। अब इसमें कहा कि 3 कण को छोड़ दिया गया ऐसे, ठीक, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें कहा है बताइए कौन सा कण धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक। तो देखो ये दोनों प्लस की ओर मुड़े, तो प्लस की ओर जो मुड़ेंगे वो माइनस चार्ज हो गए, तो ये दोनों पहले दूसरे ऋणात्मक हो गए। ये तीसरा जो है माइनस की ओर मुड़ा, मतलब ये कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। ठीक, अब कहा कि बताइए इसमें से किसका Q/M अधिक होगा। तो Q/M एक फार्मूला बना था, Y = EQ/2m x/v²।
अगर इसमें सब कुछ कांस्टेंट कर दो क्यू और यम को, तो वाई प्रोपोर्शनल बना क्यू बाई एम। इस पर भी बात हो चुकी शुरू में। क्यू बाई एम उसका ज़्यादा होगा जिसका वाई ज़्यादा होगा। वाई होता है ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब ध्यान से देखो, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो कम है प्लेट से, अगले में भी कम, और तीसरे वाले में अगर ध्यान से देखो तो तीसरे में प्लेट से सबसे ज़्यादा विस्थापन मिलेगा। तो जिसमें ये वाई देखो, तो वाई जिसमें ज़्यादा होगा उसका क्यू बाई एम ज़्यादा होगा। तो किस में ज़्यादा आएगा? तीसरे में। तो वाई 3 मतलब तीसरे में वाई अधिक है, इसलिए इसका क्यू बाई एम भी अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा? ऐसे 3D स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी? 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। मतलब आई कैप का मतलब यक्स अक्ष पर है, यक्स अक्ष हो गया। अब कह रहा है कि इस पर 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का एक पार्श्व वाई जेड तल में है। ये वाई हो गया तो इसको जेड मान लेते। वाई जेड का मतलब ये वाई और जेड बाहर है, तो ऐसे तल रखा है यहाँ पर। एक वर्ग का तल है तो वर्गाकार ही होना चाहिए। ये वर्गाकार तल हो गया, वाई और जेड तल में रखा गया। ठीक, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक, तो इसका एरिया कितना बना? तो एरिया वेक्टर जो होगा 10 × 10 × 10⁻⁻⁴। -4 क्यों? सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻² × 10⁻²। तो एरिया होगा किधर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें ऐसे है एक्स अक्ष पर, तो एरिया भी इसका किधर होगा? बाहर होगा। तो जो भी फ्लक्स आया, पूछा क्या इसमें? तो पूछा इसमें कह रहा है कि बताइए फ्लक्स कितना आएगा। तो फाई बराबर E.dA। तो E कितना हो गया? वेक्टर E डॉट वेक्टर A। E कितना? तो 3 × 10⁻³ और A कितना? 100 × 10⁻⁻⁴। आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट में क्या कहा? बी ऑप्शन में, इसी के बी ऑप्शन में कह रहा है वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा अगर इसको हम 60 पर कर दें। इस तल को कितने पर घुमा दें? 60 पर। तो 60 पर अगर घुमाओगे, जैसे ऐसे था, इसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको 60 पर घुमाओ। तो जब 60 पर घुमा दोगे तो कोण तो 60 ही रहेगा, क्योंकि ए और ई के बीच हम कोण 60 हो जाएगा उस केस में। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? तो ई ए cos 60 कर देना केवल, बस। क्यों? क्योंकि इसको जैसे 60 पर मोड़ोगे तो ई और एरिया भी 60 पर मुड़ जाएगा। तो ई और ए के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 60। ई और ए के मान मालूम है, 60 रख के आंसर निकाल लेना। ठीक, नेक्स्ट में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 16। नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सावधानीपूर्वक संकेत दे रहा है, जिसमें नेट फ्लक्स उससे कह रहा है इतना है। ठीक, कोई बक्सा है, उस बक्से से निकलने वाला फ्लक्स दे रखा है कितना? फाई नेट 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स उससे बाहर आ रहा है। तो कह रहा है उसके अंदर बताओ नेट आवेश कितना है। तो गॉस की प्रमेय लगा दीजिए। फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q = फाई × एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻⁻12। इससे आप इसके गुणा कर दीजिए, चार्ज मिल गया यहाँ से कूलम में। अब इसने कहा बी ऑप्शन में क्या कहा इसके? ये ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन में कहा है कि यदि बॉक्स के भीतर से निकलने वाला फ्लक्स 0 हो, मतलब जो बॉक्स रखा गया यहाँ पर, इस बॉक्स से निकलने वाला फाई 0 है। तो फाई 0 है, इसका मतलब क्यू इन कितना है? 0, मतलब अंदर कोई आवेश नहीं है। तो कहा है कि निकलने वाला फ्लक्स 0, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं। क्योंकि अथवा क्यों नहीं? तो एक तो रीजन समझ में आ गया कि अगर फ्लक्स 0 है तो क्यू इन 0, मतलब अंदर कोई आवेश नहीं। अच्छा, एक और चीज़ देखो, मान सकते हैं, समझिए। अगर मान लो प्लस के 2 क्यू अंदर हों और माइनस के भी 2 क्यू अंदर हों, अब फ्लक्स कितना? तो फाई बराबर +2Q -2Q चिन्ह सही बटा एप्सिलॉन। तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो एक ये भी रीजन है कि अगर किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 है, इसका मतलब आवेश अंदर नहीं है। और एक रीजन बन सकता है फ्लक्स 0 कब हो सकता है? कि जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तब भी फ्लक्स 0 हो सकता है। तो 2 रीजन हम दे सकते हैं कि अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर आवेश नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं आवेश है तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तब भी फ्लक्स कितना आता है? 0 ही आता है, मतलब न्यूट्रल की बात हो गई। ठीक, तो 2 रीजन बन सकते हैं, एक कभी मत बोल देना, दोनों बोलेंगे आप। नेक्स्ट में देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में कहा, एक डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम में कहा है कि 10 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, ये भी 10 सेंटीमीटर वर्गाकार है, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक चार्ज रखा गया। कितना है? 10 माइक्रोकूलम। अब करें इससे इस वाली सतह से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा इससे। तो मैंने क्या बताया था कि ये है प्लेट। अब प्लेट को बंद किया जा सकता है, ऐसी 5 और आकृतियाँ लेके बंद करो, तो बंद करोगे तो कैसा बना चित्र? तो इसका जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार बना। ध्यान से देखो, तो चार्ज रखा यहाँ से आधी दूरी, मतलब यहाँ पर, और ये हम पहले एक क्लास में करा भी चुके क्वेश्चन। अब देखो चार्ज इसके अंदर बंद हो गया। अगर बंद है तो पूरे से कितना निकलेगा? तो पूरे से निकलेगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना निकला? तो कितने भाग इसके हैं? 6, तो 6वां भाग हो गया। बस साइड से कोई मतलब नहीं। क्यू का मान ये रखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12, 6 से भाग कर दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट में देखो, दो माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश किससे किनारे 9 सेंटीमीटर किनारे घन के केंद्र पर रखा है, मतलब वही वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर, इसमें क्या कहा है? एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज और रखा है, मतलब इसकी साइड दे रखी 9 सेंटीमीटर सभी साइड, इसके केंद्र पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया। कह रहा है इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना? तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। फ्लक्स कभी भी उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो क्यू कितना हो गया? 2 × 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट के मान से भाग कर दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स इतना निकला। एक गोला हो गया, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ मान लेगा। इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना कहा? तो इससे जो भी फ्लक्स बाहर आ रहा है फाई, वो कितना है? -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स है। तो कह रहा है कि बताइए पहले केस में अगर इसकी त्रिज्या को हम दोगुनी कर दें तो फ्लक्स कितना आएगा? तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, इससे इसकी आकृति से कोई मतलब नहीं होता। अगर त्रिज्या आप दोगुनी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लक्स कितना आएगा? तो फ्लक्स इतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है पहले में। बी ऑप्शन में क्या कहा? बी में कह रहा है कि बताइए उस पर आवेश कितना है। तो आवेश कितना बना? तो Q = फाई × एप्सिलॉन नॉट। इसको रख के निकाल लेना। माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा? फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा है। प्लस का मतलब क्या है? फ्लक्स बाहर जा रहा है, इससे एनर्जी बाहर जा रही है। माइनस का मतलब क्या है? कि बाहर से अंदर आ रही है एनर्जी। अब ये समझेंगे यहाँ पर, ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फिर उस पर है। क्यों? क्योंकि माइनस मान रखोगे तो आवेश कैसा आएगा? माइनस का। माइनस क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अनंत से उस पृष्ठ की ओर आ रही है। ठीक, नेक्स्ट एक और देख लीजिए 21, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक पर अज्ञात परिमाण का आवेश बांटा गया। एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। लास्ट क्लास में ही इस पर बातें हुई थी। रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल R मान लिए। ठीक, अब इससे कहा कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर मतलब अगर गोले की त्रिज्या 10 है तो 20 का मतलब 20 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब बाहर कहीं पूछा गया। यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो कह रहा है बताइए यहाँ पर क्यू कितना होगा? तो तुरंत क्या करेंगे आप? यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। अब इस पृष्ठ का एरिया किधर? तो एरिया ऐसे बाहर होगा dA। तो फ्लक्स कितना आया? तो जो भी फ्लक्स आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट = मतलब गॉस की प्रमेय डायरेक्ट लगाते, देखिए इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA = Q/एप्सिलॉन नॉट। E और dA के बीच में कोण कितना? तो कोण यहाँ 180 है। तो क्या लिखोगे? E dA की वैल्यू 4πr² cos 180 का मान हो जाएगा -1। Q कितना? तो Q मान लिया
अपॉन बटे में कितना बना है एप्सिलॉन नॉट, इधर ट्रांसफर करिए तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाए ई 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 1.5 गुणे 10 की पावर 3। आर कितना कहा तो आर हो गया 20 सेंटीमीटर, तो इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर -4 सॉरी -2 मीटर में। यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो कितनी हो जाएगी तो 20 गुणे 10 की पावर -4। अब देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो 4 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 के बराबर। तो बटे में कितना बन गया 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन कहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो डीए किधर लोगे बाहर लोगे, चार्ज कितना बना तो इतना बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं जो बाहर के, उनको देंगे आपको वर्किंग के लिए। आप लोग घर पर वर्क करिए और तैयारी करते रहिए, लेकिन हाँ नोट्स बनाते रहिए। चाहो तो न्यूमेरिकल के लिए अलग बना लीजिए, थ्योरी के अलग। लेकिन आप कुछ बच्चों ने कहा था हमसे कि सर पहले के बच्चों की कॉपी मेरे पास रखी है, तो कॉपी से पढ़िए, ऐसी बात नहीं पढ़िए। लेकिन समस्या ये है कि पहले जो सिलेबस चल रहा था वो अलग था, अब जो है अब एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। चूँकि एनसीईआरटी पैटर्न में क्या करना पड़ेगा बेटा, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, तो उसमें मेथड और बताने का तरीका और थोड़ा डीपली जाना पड़ जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिए, देखना ज़रूरी है सब चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद।